बस यही बड़ा बढ़िया काम है। इस समय मैं उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद के रक्षण ग्राम में हूँ और आज हम आपको पूरे रक्षण का दर्शन कराएंगे। हमारी यात्रा शुरू हुई संपूर्णानंद इंटर कॉलेज से और यहाँ से हम चलेंगे सीधे गांधी आश्रम मोड़ पे, वहाँ से हम चलेंगे पकड़ीतर मार्केट में। उसके बाद फिर हम सीधे यहाँ से चले बाजार होते हुए दक्षिण टोला होते हुए हम निकल जाएंगे पंचायत भवन। तो इस प्रकार से एक राउंड हो जाएगा रक्षण का। और आप लोग हमारे साथ में चलिए, मेरे साथ हैं रक्षण के निवासी श्री आलोक पांडे जी, वो हमारा मार्गदर्शन करेंगे, गाइड करेंगे, वाहन चालक भी इनके पास। चलिए हमारे साथ मैं भी रुक चुका, हमारे साथ आलोक जी, आप लोग साथ में निवास करते हैं, रक्षण का दर्शन कराते हैं। ये है संपूर्णानंद इंटर कॉलेज, पंडित रामाज्ञा पांडे जी के द्वारा स्थापित, और ये रक्षण चक्की कहलाती है। अब हम संपूर्णानंद कॉलेज से हम आ गए हैं साईं की तकिया पे। ये है साईं की तकिया, ये तालाब है और ये भुवनेश्वर महादेव का मंदिर, काफी प्रसिद्ध और प्राचीन मंदिर है श्री भुवनेश्वर महादेव जी का। ये कौन सा मंदिर है? पुराना मंदिर है, आचार्य बाबा का मंदिर है, विष्णु भगवान का। अच्छा। और किसके द्वारा स्थापित है ये मंदिर? ये नहीं पता है, लेकिन पुराना मंदिर है। अच्छा, ये मोहल्ला क्या कहलाता है? साला पर? साला पर आगे। अच्छा, ठीक है। और ये एकमात्र रोडवेज की बस है जो कि पूर्व से बलिया से चलती है। सुबह में कितने बजे आती है? ये 7 बजे और वापसी 5 साढ़े 5 बजे की वापसी है। आप लोग को नहीं लगता कि कुछ और बसें चलनी चाहिए, जबकि यहाँ पे इतनी सवारियाँ हैं? जीपें प्राइवेट चलती हैं? प्राइवेट जीपें यहाँ पर कम से कम 50 से 60 चलती है, और उसके बाद तो इस गाँव में कम से कम 2500 बोलेरो चलती है, स्कॉर्पियो है। हर आदमी करते सरकारी बसें की संख्या बढ़ानी चाहिए। अरे साहब, ये धन ही जाता है। हाँ, और यहाँ लोगों के पास अपने संसाधन इतना ज़्यादा है कि सरकार से ज़्यादा अपेक्षा नहीं है। सरकार अपनी जिम्मेदारी अगर पूरी करे जी, तो यहाँ के लोग इतने संपन्न और सक्षम है कि अपने सामान्य रहन सहन की आवश्यकताओं को वो पूरा करने का मात्रा करते भी हैं। अब धीरे धीरे हम लोग आ गए हैं गांधी आश्रम मोड़ पर। यहाँ पे हम 2 मिनट का ब्रेक लेंगे, लेकिन गाड़ी का पेट्रोल नहीं और हमें पूरा रास्ता करना है। और ये गांधी आश्रम मोड़ के पास इस समय हम लोग आ गए हैं आलोक जी के साथ। अच्छा, रक्षण के बारे में और आपकी क्या राय है आलोक जी? नाम से अभी रक्षण के बारे में तो बहुत सारी राय है। एक दो राय रक्षण के विकास के लिए आप क्या सोचते हैं? देखिए, बात ये है ना कि विकास किसी भी गाँव के विकास का जिम्मा अब व्यक्ति के जिम्मे नहीं रह गया। हाँ, है ना। पूरा का पूरा तंत्र विकसित है भारत में। तो वो दिन गया कि जब जमींदार विकास का विकास करते थे या तो आम नागरिक का कर्तव्य, रक्षण के निवासियों का एक कर्तव्य होता है कि हम कुछ करें। निवासी का नहीं करी, जो मेट्रोपॉलिटन सिटी है तो उसका विकास वहाँ का नागरिक जो पति थोड़ा कर रहा है, उसके लिए पूरा का पूरा सिस्टम है जो कर रहा है। उत्तर प्रदेश में हालात ये है कि भाई जो ग्रामीण योजना है उसका सही प्रयोग अगर होने लगे तो विकास अपने आप हो जाएगा। पर यहाँ का पूरा तंत्र, चाहे वो पंचायती राज में ब्लॉक स्तर हो या गांव स्तर पर हो या जिले स्तर पर हो, सारे लोग जो है लूट में लगे हुए हैं। क्योंकि चोरी से आते हैं, लूट से आते हैं, धन बात करके आते हैं, तो कहाँ से काम करेंगे? कोई इसके लिए पहल क्यों नहीं करता है? पहल हो रही है ना। आज पूरे भारत में जो सत्ता का परिवर्तन हो रहा है वो इसी की वजह से हो रहा है। आपको क्या लगता है इस इलेक्शन के बाद रक्षण में कोई परिवर्तन आएगा? ये कहना थोड़ी जल्दीबाजी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सपा का शासन है। हाँ, और सपा के शासन में सही काम न होने की पूरी गारंटी रहती है। जी, सही काम न होने की पूरी गारंटी रहती है। ठीक है, यहाँ पर हर कार्य जो है गलत तरीके से करना चाहते हैं, कर सकते हैं। क्योंकि आपको इसको पूरा कराने के लिए पूरा का पूरा तंत्र लगा हुआ है। लेकिन मैं समझता हूँ कि गाँव स्तर पर जो विकास है उसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान एक दृढ़ इच्छा शक्ति का है। क्या है? दृढ़ इच्छा शक्ति का। हाँ। यहाँ का जो शासन तंत्र है
चाहे सुशासन तंत्र है, वह इस देश को, इस राज्य को, इस गाँव को, इस जिले को अपना समझे, अपनी इसकी विकास की जिम्मेदारी खुद समझे, तो ये संभव है कि ये कार्य हो सकता है। नमस्कार। हाँ, फोन रखने लेकिन कल 2 घंटा बाद इस समय हम आ गए हैं गांधी आश्रम मोड़ से चौराहा है। ये पर हमारे दाहिने साइड में जो रक्षा पड़ता है, दाएं साइड में जो आप देखने जाते हैं सीधी मेन मार्केट में जाता है, और सीधे सामने जो आप देख रहे हैं ये रोड जाती है फूल पकड़ी जाके आगे नगरा वाले रोड में मिल जाती है। ये देखिए इधर ये रक्षा की तरफ चला गया रास्ता, और अभी हम लोग चल रहे हैं यहाँ पे बीघा के पोखरा है, रक्षा चौराहे गांधी आश्रम चौराहे से। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं बीघा के पोखरा की तरफ, और आलोक जी उस प्राचीन पोखरे का महत्व बताएंगे। वहाँ पे एकमात्र रक्षण की रामलीला भी कुछ लोग जागृत किए हुए उसको, उस परंपरा को कायम रखे हुए, क्योंकि रक्षण की रामलीला भी है। तो पहले पंचायत भवन पे भी होती थी, किस कारणवश बंद होगी ये तो हमें नहीं मालूम है, आलोक जी बताएंगे। पंचायत भवन पर जो रामलीला होती है सब याद होगा, हम लोग छोटे छोटे थे, याद है? जी जी, है ना? ड्रामा भी होता था। हाँ, तो मान लीजिए जो समय जो पुराने लोग थे, ये एकमात्र रोडवेज की वजह से जो कि पूर्व से बलिया के लिए, पूर्व पकड़ी से बलिया के लिए चलती है, सुबह 7 बजे ये बलिया के लिए मिलती है यहाँ रक्षा ग्राम में। इस समय आप देखने के लिए 5:30 बज रहा है, 5:30 बजे रोडवेज की वजह से एकमात्र वजह, जबकि यहाँ पे और ज्यादा आवश्यकता है कि ग्रामीण बस सेवा का आरम्भ किया जाए। उसकी आवश्यकता नहीं। देखिए यहाँ पर 3 बनारस की बसें चलती हैं, प्राइवेट बसें। हाँ, 2 मऊ की बसें चलती है ना, बढ़िया। यहाँ पर देश पूरी तरह यहाँ पर भारत के हर कोने में जाने के लिए आपको ट्रेनें मिलती है जी, और यहाँ पर प्राइवेट संसाधन इतने पर्याप्त मात्रा और सुविधाजनक तरीके से उपलब्ध है कि किसी रोडवेज सरकारी खजाना पैसा जाएगा, देश के विकास में काम लगेगा। सरकार पहले तो अपने ही देश का खजाना लूटने में लगी हुई है, क्या देश का विकास करिए। ये है रामलीला मंच यहाँ का बहुत पुराना जी, ये रामलीला। अभी हम लोग आ गए हैं बीघा के पोखरा पे, और ये है रामलीला मंच जो है प्राचीन रामलीला, यहाँ पे हर साल निर्बाध रूप से गतिशील है। और ये देखिए ये है बीघा का पोखरा, बिल्कुल स्वच्छ पानी है, कोई जल कुंभी नहीं, कोई प्रदूषण नहीं है यहाँ पे। इसमें स्नान भी करते, सिंचाई के भी काम आता है क्या ये पोखरा? आप बैकवर्ड क्या है, यहाँ पर सारी सुविधा है। और सिंचाई का यहाँ के रामलीला के बारे में बताइए, बंद कर रामलीला के बारे में बताएं। रामलीला तो यहाँ पर बहुत कितने साल से हो रही है, और अभी तक हमारे पहले 50 साल से तो पहले से हो ही रही है जी। 50 साल के अपना है भाई, हम तो 40 से 41 साल के हैं, लेकिन जब से सुना है तब से यहाँ रामलीला होती है। और अलग अलग मैं समझता हूँ यहाँ पर सैकड़ों साल से रामलीला होती है। बीका भगत का पोखरा दिख रहा है, विष्णु भगवान का मंदिर है वो। अच्छा, आपको नहीं लगता इस पोखरे को जरा सा बढ़िया डेकोरेट कर दिया जाए, इसका जीर्णोद्वार कर दिया जाए तो और आकर्षक पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जा सकता है? मैंने आपसे बहुत पहले कहा कि जो संसाधन है उनका केवल सही प्रयोग हो जाए तो ये पोखरा वैसा नहीं रहता। देखिए जैसे इसके घाट बने हुए हैं, क्या इस घाट पर कम से कम नहीं तो लाख रुपये पास हुआ होगा, और घाट बना करके बाकी के किनारे किनारे ईंट सजाने का जो पैसा आया था उसके ठेकेदार साहब और प्रधान जी और ब्लॉक प्रमुख जी और सारे बीडीओ जी, और मैं समझता हूँ कि सब लोग बंदर बात करके खाया है, मंत्री जी भी खाए होंगे, तो क्या पता है ना। इसी रक्षण ग्राम के 2 युवक हमारे सामने बैठे हुए हैं बीघा के पोखरा पे, संदीप और ये लोग कुछ बताएंगे रक्षण के बारे में। संदीप जी, आप कुछ बताएंगे यहाँ के बारे में, रक्षण के बारे में कुछ करना चाहते हैं? जैसे मन में हुक उठती कि हम रक्षण ग्राम के निवासी हैं, तो रक्षण के विकास के लिए इसको हाईलाइट करने के लिए कुछ करें, अपना योगदान दें। जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे रक्षण गाँव जो है हर कास्ट की बिरादरी यहाँ पे है। कुछ बिरादरी ऐसी है जो शिक्षा के मामले में एकदम दबी हुई है, जिनको मैं अभी जैसे अपने स्तर से मैं इनका विकास करना चाहूँगा। जैसे यहाँ पे भर बस्ती है, राजभर बस्ती, विशेषकर इन लोगों में शिक्षा का स्तर बहुत ही नीचे है, इसीलिए वो अपने अधिकार को नहीं समझ पाते हैं और अभी दबे कुछ जिंदगी जी रहे हैं। या पढ़ाई की बढ़िया कॉलेज की सुविधा नहीं है क्या रक्षण में? मैं संदीप जी से एक सवाल पूछना चाहूँगा। मान लीजिए शिक्षा का स्तर यहाँ पर नीचे 9 प्राइमरी स्कूल, 5 जो है इंटर कॉलेज, 4 इंटर कॉलेज है, रक्षा इंटर कॉलेज, संपूर्णानंद बाल विद्या भवन, 20 मेमोरियल इंटर कॉलेज, और 2-3 तो अभी मतलब एकदम कतार में है। इन सबके बावजूद भी शिक्षा का विकास सब कैसे मानते हैं कि नहीं हो रहा है? ये लोग नहीं जा रहे हैं। जो सरकारी गवर्नमेंटेड कॉलेज है, शिक्षा का विकास करना है तो यहाँ के अध्यापक या हेडमास्टर को चाहिए कि जागरूकता फैलाएं। मतलब लोग बच्चों के अंदर पढ़ने के प्रति इंटरेस्ट नहीं है क्या? नहीं है, बच्चों को नहीं, गार्जियन को पढ़ने का इंटरेस्ट नहीं है। क्यों ऐसा क्यों नहीं चाहते कि लड़के पढ़े लिखे? कारण आर्थिक समस्या आ जाती है। तो सरकार तो छात्रवृत्ति भी प्रदान कर दी गरीब बच्चों के लिए, लोन भी मिलता है, शिक्षा लोन मिलता है। के साथ साथ जागरूकता नहीं है उनके पास।
वो लोग जागरूक नहीं कर पा रहे हैं। मतलब गार्जियन लोग अशिक्षित हैं, इस वजह से उनके बच्चे भी अशिक्षित हो जा रहे हैं। अंदर ये भावना है कि हमारे पास पैसा नहीं है, हम बच्चे को आगे पढ़ा नहीं सकते। अगर वो बच्चा 2 पैसा काम करेगा तो 2 पैसा ला कर देगा हम लोग को, हम लोग का रोजी रोटी चलेगा। तो मान लीजिए पढ़ लिख के यदि नौकरी करेगा तो और अच्छा काम करेगा और ज्यादा पैसा कमाएगा। समझ में नहीं है ना, वो ग्रामीण नहीं है। ये चीज तो समझाना है, यही जो जागरूक फैलाना हम लोग को। आप लोग के दिमाग में ये बात आती है कि हम लोग कुछ अपना इस प्रकार का जैसे कौन सीनियर सिटीजन के लिए पढ़ाई की व्यवस्था की जाती है, कुछ नवयुवक लोग जाके शाम को ग्राम शिक्षा परियोजना इस तरीके का करके चलाते हैं अशिक्षितों लोग के लिए, और अशिक्षित जो छोटे बच्चे जो स्कूल जाना छोड़ दिए हैं उनके लिए। तो आप लोग क्या कहना चाहेंगे? हम लोग तो जहाँ तक होता है जो गार्जियन मिलता है हम लोग सभी को कहते हैं कि भाई अपने बच्चे को सबसे पहले पढ़ाइए, उसके बाद जो हो आगे जैसा लड़का आपका चाहता है वैसा काम कराइए। और फिर भी हम लोग अभी बेरोजगार हैं, लेकिन फिर अगर हम लोग स्टैंड डिसीजन हो जाएंगे, इस पर हम लोग 5 लोग हैं, 5 दोस्त हैं मिलकर ये प्रोग्राम पहले से एक फिक्स किए हैं कि हम लोग NGO खोलेंगे। NGO के माध्यम से लोगों को जागरूक करेंगे, जिसके पास पैसा नहीं होगा उसको कापी किताब मुहैया कराएंगे, बढ़िया स्कूल में एडमिशन कराएंगे। ये हम लोग के योजनाओं के अंतर्गत है, प्लानिंग है आपकी। हाँ, अभी हम लोग शाम को बैठते हैं, 5-6 मित्र हैं हमारे, तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा डिस्कशन। अच्छा, रसम में एक चीज़, रसम क्या हर जगह देखा जा रहा है कि युवाओं के अंदर नशे की प्रवृत्ति बहुत फैलती करी, चाहे वो सिगरेट हो या गुटखा हो या शराब हो। तो क्या रसम के जो भटके हुए लड़के कहे जाएंगे, भटके हुए युवा कहे जाएंगे, उनके अंदर भी ये प्रवृत्ति फैल रही है, और आप लोग उसको रोकने के लिए समझाने का कुछ अपनी तरफ से सलाह देते हैं उन लोगों को, अपने दोस्त मित्रों को? एक ये भी बात है कि रक्षण ही गाँव ऐसा है जहाँ पे नशे के क्षेत्र में कम युवा लोग हैं, लेकिन ये है कि 2-4-5 लोग ऐसे हैं जिससे ये समझ में आता है कि यहाँ बहुत ज्यादा नशेड़ी हैं। 2-4-5 लोग ऐसे नशा करने वाले हैं कि इनको देख के लगता है कि यहाँ बहुत ज्यादा नशा करने वाले हैं। मतलब वैसे और गांव की अपेक्षा जो है ये इतना बड़ा गांव है, यहाँ पे नशाखोरी कम है। देखिए विवेक जी, सबसे बड़ी बात है ना हमारे गांव की एक विशेषता है कि मैं दिल्ली से एकदम सहमत हूँ, यहाँ पर नशा बहुत कम है। दूसरी विशेषता इस गांव की यह है कि यहाँ पर आपसी मतभेद बहुत कम है। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम से लेकर के और जातिवादी व्यवस्था जो आप देखते हैं पूरे भारत में, संकीर्ण विचारधारा के लोग नहीं है, बहुत कम है। और एक बात और है कि साक्षर भी बहुत है, और आज से कम 50 साल पहले से यह गांव पूरे के पूरे जिले में सबसे बड़ा साक्षरता का केंद्र रहा है, और आज भी है। एक और चीज ये रक्षण की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि अगर यहाँ का युवा अगर कोई बेरोजगार भी है तो उसको बॉम्बे और दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है, वो चाहे तो यहाँ पर्याप्त पैसा कमा सकता है। पर्याप्त संसाधन मौजूद है, उसको रोजी रोजगार के अवसर है पर्याप्त में। यहाँ से बाहर के लोग आते हैं अधिक पैसा, जैसे दुकान के द्वारा कम से कम 100 गाँव के लोग यहाँ मार्केटिंग करने आते हैं, कम से कम 100 गाँव के लोग मार्केटिंग करने आते हैं। और हमारा रसम मार्केट पूरा अगर मार्केट जोड़ दिया जाए तो 1.5-2 किलोमीटर में फैला हुआ है। अच्छा, यहाँ के राजनेताओं से आप लोग क्या उम्मीद करते हैं? यहाँ का प्रधान हो, चाहे विधायक हो या सांसद हो, वो रसम के लिए कुछ सोचता है विकास के लिए, रसम के युवाओं के लिए, या किसी भी प्रकार से? नहीं, आप लोग की क्या ओपिनियन है, अपनी राय दीजिए। आप लोग वोट दे करके उनको भेजते हैं संसद में, आप लोग क्या चाहते हैं? मालूम का ख्याल है, पहले मुझे यहाँ पर विकास देखने को नहीं मिलता, लेकिन लोग इतने जागरूक हुए हैं सांसदों के प्रति, विधायक के प्रति, कि हमारे यहाँ परिवर्तन हुआ है। पहले 15 साल से मंत्री भी थे, उनका मतलब उपेंद्र तिवारी हरा के जीते हैं, तो यहाँ पे कुछ विकास के मतलब थोड़ा सा तो विकास हुआ है अभी जो देखने में। देखिए रोड तो हम देखें, पचखोरा से इधर आते हैं, इसमें बिल्कुल गड्ढा ही गड्ढा, रोड पे कोई वो नहीं है। और बिजली की क्या पोजीशन है यहाँ? अभी तो 1 हफ्ते पहले बहुत बढ़िया था, अभी बंद है। नहीं, वैसे जो ढर्रे पे जो चल रही है बिजली पुरानी, वो उसका क्या हुआ? जैसे 1 हफ्ता दिन, 1 हफ्ता 20 तरह की ग्रामीण में होता है। आपको लगता है कि ये बराबर कायम रहेगा या फिर इलेक्शन होने के बाद फिर वही खत्म हो जाएगा? आपका शुभ नाम? विनय। तो ये देखा आपने, अभी आपने 2 युवा रक्षण के जागरूक युवा अपनी राय व्यक्त कर रहे थे रक्षण के बारे में, और हम सभी आप लोगों से निवेदन करेंगे कि जो भी रक्षण में हैं या रक्षण के बाहर हैं, रक्षण के मूल निवासी हैं, रक्षण से प्यार करते हैं, तो रक्षण के विकास के लिए, युवाओं के विकास के लिए, उनकी शिक्षा दीक्षा के लिए अवश्य अपना कुछ न कुछ योगदान अवश्य दें। मैं विवेक शुक्ला, दीघा का पोखरा, रक्षण।